एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 2 दो गौरैया। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो है भीष्म साहनी जी। और अगर आपको इससे या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी नोट्स या कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए हो, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दैट डेली गर्ल। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो गौरैया। पर पता है, किसी भी कहानी को पढ़ने का मजा दो गुना हो जाता है जब हम उस कहानी को लिखने वाले को भी जान लें। तो चलिए आज कहानी से पहले मिलते हैं कहानीकार से। हाँ बिल्कुल। आखिर ये जानना कितना मजेदार होगा कि जिसने इतनी सुंदर कहानी लिखी वो खुद कैसे थे, उनकी अपनी क्या कहानी थी। जब हम ये जान लेते हैं ना तो कहानी और भी अपनी सी लगने लगती है। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव है लेखक से परिचय। देखिए, किसी भी कहानी की आत्मा को समझने के लिए उसके कहानीकार को समझना बहुत जरूरी होता है। वो एक गाइड की तरह होते हैं जो हमें कहानी की दुनिया में लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले अपने गाइड से ही जान पहचान कर लेते हैं। तो ये हैं भीष्म साहनी जी, एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदी साहित्य को न जाने कितनी यादगार कहानियां और किरदार दिए हैं। आज हम उन्हीं के ही दुनिया में चलेंगे और उन्हें थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। उनका जीवन 1915 से 2003 तक रहा। अरे जरा सोचिए, उन्होंने अपनी आंखों से भारत को आजाद होते हुए देखा, देश का दुखद बंटवारा देखा और फिर एक नए भारत को बनते हुए भी देखा। ये सारे अनुभव उनकी सोच और उनकी कहानियों में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जानते हैं उनके बारे में एक और खास बात। वो थे एक बहुमुखी प्रतिभा। उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का लेखक कहा जाता है। इसका मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब है कि उनके पास लिखने के कई अलग अलग हुनर थे। वो सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि नाटक और उपन्यास भी बहुत कमाल का लिखते थे। ठीक है, कैसे जादूगर की तरह जिसे बहुत सारे जादू आते हों। उनकी कहानियों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनमें देश के बंटवारे का दर्द और इंसानियत की बातें बहुत दिल को छू लेने वाले तरीके से लिखी होती थी। उन्होंने उस मुश्किल समय की तकलीफ को इतने गहरे एहसास के साथ लिखा कि पढ़ने वाले की आंखों में भी पानी आ जाए। और जब कोई इतना अच्छा काम करता है तो उसे सम्मान तो मिलता ही है। तो चलिए अब बात करते हैं उनको मिले बड़े बड़े सम्मानों की। उनका एक बहुत ही मशहूर उपन्यास है तमस, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पता है, ये भारत में लेखकों को मिलने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। ये इस बात का सबूत है कि उनका काम कितना बेहतरीन था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। ये तो हमारे देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है। ये दिखाता है कि साहित्य में उनका योगदान कितना महान था। पर रुकिए, उनका एक और भी रूप था जो बहुत ही प्यारा था। चलिए देखते हैं। बच्चों के प्यारे लेखक। ये बात बहुत ही मजेदार है ना कि इतने गंभीर विषयों पर लिखने वाले भीष्म साहनी जी बच्चों के लिए भी लिखते थे। गुलेल का खेल जैसी उनकी कहानियां बताती हैं कि उनके दिल में बच्चों के लिए एक बहुत ही नरम और शरारती कोना भी था। तो ये थे हमारी कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी, एक ऐसे लेखक जिन्होंने बंटवारे का दर्द भी लिखा और बच्चों की शरारतें भी। अब जब हम उन्हें थोड़ा बेहतर जान गए हैं तो मुझे यकीन है कि उनकी कहानी पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। चलिए अब दो गौरैया की दुनिया में चलते हैं। आज हम भीष्म साहनी जी की लिखी एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी दो गौरैया की दुनिया में एक गहरा गोता लगाएंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ इंसानों और चिड़ियों की नहीं है। ये कहानी है जिद की, अधिकार की और फिर इन सबसे कहीं ऊपर उठकर करुणा की, साथ मिलकर जीने की कला। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। हमारी आज की यात्रा के ये 5 पड़ाव हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा घर पहले एक जंग का मैदान बनता है और फिर कैसे वही घर स्नेह का एक आंगन बन जाता है। इन 5 पड़ावों से गुजरते हुए हम इस अद्भुत कहानी के दिल तक, उसके मर्म तक पहुंचेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कथावाचक के परिवार के परिचय से और खास तौर पर पिताजी के नजरिए से। पर एक बड़ा मजेदार सवाल है, भला कोई अपने ही घर में खुद को एक अजनबी जैसा महसूस कैसे कर सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा इस पंक्ति को सुनिए। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। कितनी सादगी है और कितनी गहराई। लेखक एक ही वाक्य में एक छोटे प्यारे से बंधे हुए परिवार की तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। इसे पढ़ते ही एक शांत, सुरक्षित और अपनेपन से भरे घर का एहसास होता है, एक ऐसी जगह जहां सुकून है। और ठीक यही कहानी एक मजेदार मोड़ ले लेती है। जरा पिताजी के किरदार के बारे में सोचिए। वो थोड़े चिड़चिड़े हैं, पर उनके इस चिड़चिड़ेपन में भी एक मजा है, एक हास्य है। उन्हें लगता है कि वो अपने ही घर में मेहमान हैं और बस यहीं से उस टकराव की नींव पड़ती है।
इंसान और प्रकृति के बीच के उस संघर्ष की जो इस कहानी का केंद्र है। पर सवाल ये है कि ये असली मालिक हैं कौन? तो पिताजी मजाक में ही सही पर एक पूरी लिस्ट गिनाते हैं। आंगन के पेड़ों पर बैठे अनगिनत पक्षी, जिनके शोर को दुनिया तो पक्षियों का संगीत कहती है, पर पिताजी को लगता है कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। घर के अंदर बीसियों चूहे जो रात भर धमाचौकड़ी मचाते हैं। कभी कभी एक बिल्ली भी आ धमकती है। शाम होते ही चमगादड़ अपनी कसरत शुरू कर देते हैं। कबूतरों का गुटरगू तो खैर पूरे दिन चलता ही रहता है, और चींटियों की तो जैसे एक पूरी फौज ही तैनात है। तो ये तस्वीर है उस घर की जो इंसानों से ज्यादा दूसरे जीव जंतुओं की जिंदगी से गुलजार है। अब तक तो ये रोज का किस्सा था, लेकिन कहानी असल में तब शुरू होती है जब दो नए और बहुत बहुत जिद्दी मेहमानों का आना होता है। इन गौरैयों का आत्मविश्वास तो देखिए जरा। लेखक कितने मजेदार ढंग से बताते हैं कि वो घर का निरीक्षण करने लगी। सोच सकते हैं, जैसे कोई खरीदार ये तय कर रहा हो कि भाई ये जगह रहने लायक है भी या नहीं। उनका यही बेबाक अंदाज आने वाले टकराव का पहला संकेत। और बस देखते ही देखते 2 ही दिन में उन्होंने वहां अपनी पूरी गृहस्थी बसा ली। लेखक की कल्पना की सुंदरता देखिए। बिछावन बिछा लिया, सामान भी ले आई। इन शब्दों से ऐसा लगता है मानो वो कोई इंसान हो जो अपना पूरा साजो सामान लेकर रहने आ गए हों। ये दिखाता है कि उन्होंने उस जगह पर अपना पूरा हक जमा लिया। और यही हमें कहानी के 2 सबसे अहम किरदारों के स्वभाव का अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ है माँ, जो यथार्थवादी हैं, जो हकीकत को समझती हैं। वो स्थिति को स्वीकार कर लेती हैं कि भाई अब तो घोंसला बन गया, अब चिड़ियों का जाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ है पिताजी, जिनका अहंकार, जिनका ईगो जाग उठता है। वो इसे अपने अधिकार को एक चुनौती समझते हैं और एक तरह से जंग का ऐलान कर देते हैं। माँ का ये व्यंग्य, ये ताना आग में घी का काम करता है। वो बड़ी सहजता से पिताजी को उनकी पुरानी नाकामियों की याद दिला देती हैं। और बस यही एक ताना पिताजी के स्वाभिमान को इतनी चोट पहुंचाता है कि वो इस काम को अपनी इज्जत का, अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है जिद और हठ की असली लड़ाई। एक तरफ एक दृढ़ निश्चयी इंसान और दूसरी तरफ 2 नन्ही सी मगर उतनी ही हठीली चिड़ियां। पिताजी का पहला प्रयास किसी युद्ध जैसा नहीं, बल्कि एक मजेदार नृत्य जैसा लगता है। उन्होंने शुरू किया अपना गौरैया नृत्य। जोर जोर से तालियां बजाईं, मुंह से शू शू किया और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। ये एक बच्चे जैसी कोशिश है जो उन गौरैयों और उनकी पत्नी दोनों का केवल मनोरंजन ही करती है। और इस पूरे नाटक में माँ एक दर्शक की भूमिका में है, जो इस बेतुके से तमाशे का पूरा मजा ले रही हैं। उनकी हंसी और उनकी ये टिप्पणी कि चिड़ियां भी सोच रही होंगी कि ये आदमी नाच क्यों रहा है, ये पिताजी की हताशा में हास्य का एक और रंग घोल देती है। लेकिन अब बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। पिताजी, जिनका अहंकार आहत हो चुका है, अब एक हथियार ले आते हैं, एक लाठी। जो खेल अब तक सिर्फ आवाज़ों और इशारों का था, अब उसमें एक शारीरिक खतरे की आहट शामिल हो गई है। एक बार फिर माँ एक सीधा और तार्किक उपाय सुझाती हैं, पंखा चला दो। हवा से परेशान होकर वे खुद ही उड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, पिताजी को तो अपना नाटकीय अंदाज दिखाना था। वो लाठी से पंखे को ठोकने का रास्ता चुनते हैं। ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ चिड़ियों को निकालने की नहीं, बल्कि अपने तरीके को सही साबित करने की बन चुकी है। और फिर माँ का तर्क आता है, जो पिताजी के प्रयासों की पूरी निरर्थकता को उजागर कर देता है। सोचिए जरा, सारे दरवाजे खुले रखकर चिड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश करना, इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है भला? बेटी की मदद से दरवाजे बंद करने पर आखिरकार पिताजी को एक छोटी सी पल भर की जीत मिलती है। और माँ क्या करती हैं, वो अपने मजाकिया अंदाज में उनकी इस जीत पर व्यंग्य भरी तालियां बजाकर उन्हें और चिढ़ाती हैं। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, लाठी दीवार के साथ टिका दी गई है और पिताजी छाती फुलाए एक विजेता के अंदाज में कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ये जंग जीत ली है। पर क्या ये सच था? पर वो गौरैया भी हार मानने वालों में से नहीं थीं। पिताजी की जीत ज्यादा देर टिकी नहीं। वो दरवाजे के नीचे की जरा सी खाली जगह से, रोशनदान के टूटे शीशे से और रात में तो न जाने कहां से हर मुमकिन रास्ता ढूंढकर अपने घर लौट आती हैं। उनकी ये जिद प्रकृति की उस अदम्य शक्ति का प्रतीक है जिसे इंसान का हठ नहीं हरा सकता। और अब माँ के स्वर में एक गहरा बदलाव आता है। अब वो व्यंग्य नहीं कर रही हैं। अब उनकी आवाज में एक गंभीरता है, एक चिंता है। वो कहानी में एक नया और बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने लाती हैं, अंडों की संभावना। अब ये सिर्फ 2 चिड़ियों का नहीं, बल्कि एक अजन्मे परिवार का सवाल बन जाता है। पिताजी की बढ़ती हुई थकान और हताशा पर गौर कीजिए। वो आसानी से हार मानने वाले इंसान नहीं हैं, पर अब वो भी इस रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके हैं। जो एक खेल की तरह शुरू हुआ था, वह अब एक थका देने वाला संघर्ष बन चुका है। उनका धैर्य, उनका सब्र अब जवाब दे रहा था। तो चलिए, अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है। ये कहानी का सबसे तीव्र, सबसे भावनात्मक शिखर है, जहां हताशा का सामना एक ऐसे सच से होता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा।
ये पंक्ति ये सिर्फ गुस्से में कहा गया एक वाक्य नहीं है, इसमें एक गहरा, लगभग क्रूर दार्शनिक भाव छिपा है। ये किसी को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकने की, उसे बेघर कर देने की उस मानसिकता को दिखाता है जो इंसान गुस्से और हताशा में अपनाता है। लेखक यहाँ घोंसले के विनाश का वर्णन बहुत धीरे धीरे करते हैं। एक एक तिनका जो बड़ी मेहनत और प्यार से जोड़ा गया था, अब लाठी के सिरे पर लिपट रहा है। ये धीमी प्रक्रिया हमारे मन में एक तनाव और बेचैनी पैदा करती है। इस मार्मिक दृश्य पर ध्यान दीजिए। गौरैया माता पिता जो अब तक इतना शोर कर रहे थे, अब बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठे अपने घर को, अपने संसार को टूटते हुए देख रहे हैं। उनकी ये खामोशी उनके किसी भी शोर से कहीं ज्यादा असरदार और दिल तोड़ने वाली थी। और तभी उस गहरी खामोशी और तनाव के बीच एक तेज, तीखी आवाज गूंजती है। ये क्या हो सकता है? माता पिता तो बाहर दीवार पर चुपचाप बैठे हैं, तो फिर इस आधे टूटे घोंसले के अंदर कौन है? एक पल के लिए सब रुक जाता है। कथावाचक और पिताजी दोनों इस अनअपेक्षित आवाज से स्तब्ध रह जाते हैं। यह सवाल हवा में तैरता रहता है और एक गहरे रहस्य और बेचैनी का क्षण पैदा करता है। और फिर रहस्य खुलता है। माता पिता नहीं, बल्कि दो नन्ही नन्ही गौरैया, दो छोटे छोटे बच्चे अपने आधे टूटे घर से बाहर झांक रहे हैं। यही इस कहानी का भावनात्मक केंद्र है। जिद और गुस्से के इस खेल के बीच दो मासूम जिंदगियां छिपी हुई। लेखक ने यहाँ कितनी खूबसूरती से उन बच्चों की चींची को इंसानी भाषा और भावना दे दी है। एक साधारण सी चहक अब दिल को चीर देने वाली एक पुकार बन जाती है, जो मानो पूछ रही हो, हमारा क्या कसूर है? हमारे माँ बाप कहाँ हैं? जिंदगी की बस एक नन्ही सी झलक, और इतना ही काफी था सब कुछ बदलने के लिए। चलिए देखते हैं कि कैसे पत्थर जैसा गुस्सा एक ही पल में करुणा में पिघल गया। अब पिताजी की हरकतों को देखिए। कोई शब्द नहीं है, सिर्फ हरकतें। स्टूल पर से चुपचाप नीचे उतर आना, उस लाठी को एक ओर रख देना जो विनाश का हथियार बनी थी, और फिर चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ जाना। ये सब उनके मौन पश्चाताप और हृदय परिवर्तन का प्रतीक है। और उधर माँ, वो उठती हैं और घर के सारे दरवाजे खोल देती हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जो दरवाजे अब तक उन चिड़ियों को बाहर रखने के लिए बंद किए जा रहे थे, अब वे स्वागत में खोल दिए गए हैं। ये एक इशारा है कि अब ये घर उन चिड़ियों का भी है। यह शांति और स्वीकृति का प्रतीक है। और फिर होता है गौरैया परिवार का वो प्यारा सा पुनर्मिलन। शुद्ध, निश्चल प्रेम और देखभाल का एक दृश्य, जिसे अब इंसानी परिवार खामोशी और एक नए सम्मान के साथ देख रहा है। और यहाँ आकर कहानी पूरी होती है। वही चींची का शोर जो कुछ देर पहले तक पिताजी को इतना परेशान कर रहा था, अब उनके लिए एक शांत आनंद का स्रोत बन गया है। ये उस जीवन का संगीत है जिसकी रक्षा करने का उन्होंने अब फैसला किया है। उनका परिवर्तन पूरा हो चुका है। आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी जगह का मालिक होने का असली मतलब क्या है। क्या असली ताकत नियंत्रण करने में है, या फिर साथ मिलकर सह अस्तित्व में जीने में है? भीष्म साहनी जी की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि करुणा, अधिकार और अहंकार से हमेशा हमेशा बड़ी होती है। और ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ आ गई हो, और अगर नहीं आई हो तो आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग अस। बाय।